हेलो दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत ही महात्मा गांधी के स्वतंत्रता का योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जैसे आधुनिक इतिहास की क्लास चल ही रही है, तो उसी में क्या अध्ययन करेंगे, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता में योगदान। अगर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता में योगदान या भारतीय इतिहास पर गौर करें तो हम देखते हैं कि 1919 से लेके 1947 तक राजनीतिक मंच पर गांधी जी इस प्रकार छाए रहे कि इस काल को, इस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, जिनका सत्य और अहिंसा जो प्रमुख हथियार थे सत्याग्रह के लिए या आंदोलन के लिए, सत्य और अहिंसा, ये न केवल भारतीय जनमानस इससे प्रभावित हुआ, वरन पूरी विश्व का मानव समाज इससे कहीं न कहीं प्रभावित हुआ और आज भी प्रभावित है और कहीं न कहीं उससे प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। तो हम गांधी जी का देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता में किस प्रकार योगदान था, किस प्रकार उनका यहाँ योगदान रहता है, किस प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में रहता है, किस प्रकार वो तमाम प्रकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और देश को स्वतंत्र कराते हैं। तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर हम गांधी जी का प्रारंभिक जीवन देखें, उनका जन्म देखें, तो जन्म उनका देखिए, जन्म ये सब जान रहे हैं, सब मैं जान रहा हूँ, लेकिन एक कहानी के रूप में एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए छोटी बातों की चर्चा की जानी आवश्यक है। तो हम छोटी सी छोटी बात उनके बारे में जानेंगे, चूँकि कोई भी परीक्षा हो गांधी जी से संबंधित एक आध प्रश्न जरूर पूछा जाता है। खास करके लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, इस तरह की परीक्षाओं में तो जरूर प्रश्न पूछा जाता है। कहीं कहीं तो गांधी दर्शन ही सिलेबस में दे दिया जाता है। तो हम पूरा एक्यूरेट एकदम गांधी जी के बारे में पूरा जन्म से लेकर पूरा उनका दार्शनिक सामाजिक विचार सबका अध्ययन डिटेल में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं गांधी जी का जन्म। हम देखते हैं जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, या जिनको कबा गांधी कहते हैं। कई जगह के गुजरात में 3-4 रियासतों के दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। करमचंद गांधी या कबा गांधी इन्हीं को कहा जाता है। विवाह गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबाई या कस्तूरबा से हुआ। जैसा हम जानते हैं, पढ़ते भी हैं आगे, कस्तूरबाई या कस्तूरबा एक व्यापारी की पुत्री थी। उन्हीं से गांधी जी की शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। लगभग 13 वर्ष की अवस्था कस्तूरबाई भी की रहती है। इस प्रकार दोनों लोगों की उम्र समान है। अब आते हैं शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा इनका जैसा हम जानते हैं राजकोट में ही होती है। फिर बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 1889 में, कितने में, 1889 में इंग्लैंड गए। प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही होगी, राजकोट में विशेष रूप से। फिर बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 1889 में इंग्लैंड जाएंगे। इंग्लैंड में द इनर टेम्पल कॉलेज से जो लंदन में रहता है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि किस कॉलेज से बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने की, तो कौन सा कॉलेज का नाम है, द इनर टेम्पल, लंदन में है। इससे बैरिस्टर की पढ़ाई की। यहाँ तक आप लोग देखते जाइए, पूरा याद होता चला जाएगा एक कहानी के रूप में, तो देखते रहिए बस। फिर वकालत, वहाँ से वकालत जब करके आएंगे 1889 में जाते हैं, 91 में जैसे वापस आते हैं, तो क्या होता है कि वकालत शुरू करते हैं बम्बई में, राजकोट में। लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिलती। 1889 में ला करने जाएंगे, 1891 में वापस आएंगे, जहाँ मुंबई, राजकोट जैसे क्षेत्रों में वकालत करेंगे, लेकिन इनको सफलता वकालत में नहीं मिलेगी। फिर 1892 की स्थिति है। 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी, दादा अब्दुल्ला, मुस्लिम व्यापारी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसके निमंत्रण पर, किसके कहने पर, किसके अनुरोध पर दक्षिणी अफ्रीका महात्मा गांधी जाते हैं, तो दादा अब्दुल्ला के नेतृत्व में, दादा अब्दुल्ला के निवेदन पर उनका एक मुकदमा रहता है। उन्हीं के मुकदमे को स्वीकार कर दक्षिणी अफ्रीका जाएंगे। कब? 1892 ईस्वी में मुकदमा मिलेगा। 93 में दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला के कहने पे और उनके निवेदन पे। 1893 में जाएंगे, 24 वर्ष की अवस्था में रहेगी, 21 वर्ष वहाँ रहेंगे। 24 वर्ष की अवस्था में दक्षिणी अफ्रीका जाएंगे और वहाँ 21 वर्ष रहेंगे, अर्थात 24 + 21 कितना हो जाएगा, 45 साल की अवस्था में फिर वापस आएंगे भारत 1915 में। अभी हम इसको क्रमवार देखते जाते हैं। जब दक्षिणी अफ्रीका जाएंगे, कहने का मतलब 1893 में अब दक्षिणी अफ्रीका पहुंच गए,
ना। तो जब ये पहुंच गए तब यहाँ जो है ये एक यात्रा करेंगे पीटर मेरिट्सबर्ग घटना। पीटर मेरिट्सबर्ग में क्या होगा, एक स्टेशन का नाम है। तो डरबन से प्रिटोरिया मार्ग के बीच में स्टेशन रहता है। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करेंगे। कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करेंगे। पीटर मेरिट्सबर्ग एक स्टेशन रहता है जहाँ 7 जून 1893 को क्या घटना होती है कि ये दरअसल में घटना क्या है कि जब प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे होते हैं तो प्रथम श्रेणी का टिकट लेते हैं। प्रथम श्रेणी का टिकट लेंगे तो फिर जो है जब ट्रेन पे चढ़ जाएंगे तो रास्ते में जो है एक अंग्रेज कई सिपाही को लेके आएगा। इनका सामान बक्सा सहित किस स्टेशन पर फेंक देगा? पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर क्या करेगा? फेंक देगा। क्योंकि पूरे दक्षिणी अफ्रीका में उस समय रंगभेद चलता रहता है। कोई भी अश्वेत अंग्रेजों के साथ जो है यात्रा नहीं कर सकता, चाहे वो जिस पद पे हो, चाहे जितना पैसे वाला हो, लेकिन प्रथम श्रेणी में वो भी अंग्रेजों के साथ ट्रेवलिंग नहीं कर सकता है। जब गांधी जी का सामान फेंक दिया जाएगा तो वहीं से निश्चित कर लेंगे कि रंगभेद हमको जो है दक्षिणी अफ्रीका में जो है मिटाना है। तो परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ यूपीएसएससी में लखनऊ से जो अधीनस्थ लोक सेवा आयोग है कि पीटर मेरिट्सबर्ग की घटना कब होती है? तो 7 जून 1893 को घटना होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहिए। फिर 1894 क्या होगा? क्रमवार ऐसे ऑर्डर में याद करते जाएंगे तो याद होता चला जाएगा, कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। एक कहानी के रूप में, एक ऑर्डर के रूप में कब क्या घटना हुई, दोनों को एक जोड़ते हुए कनेक्ट करते जाएंगे तो खुद में खुद जो है घटना वो याद होती चली जाएगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ से देखिए 1892 में इनको मुकदमा मिलेगा, फिर 1893 में दक्षिणी अफ्रीका जाएंगे, फिर 1893 से लेके फिर जब तक गांधी जी नहीं आएंगे पूरी घटना कहाँ की रहेगी? दक्षिणी अफ्रीका में ही रहेगी। जो उनके द्वारा कार्य किया जाएगा, सत्याग्रह किया जाएगा, नटाल कांग्रेस का स्थापना किया जाएगा, सब दक्षिणी अफ्रीका की ही घटना है। कहाँ से? 1893 से लेके 1915 के पहले जितनी भी कार्यविधि है वहीं की रहेगी। तो इसको भी जो है दिमाग में एकदम रखिए। तो पीटर मेरिट्सबर्ग की घटना हो गई। अब 1894 दक्षिणी अफ्रीका में क्या करेंगे? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करेंगे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना पूछ लिए जाए कि कहाँ गांधी जी ने किया था? तो दक्षिणी अफ्रीका में किए थे। नहीं तो ये लगे कि भारत अगर विकल्प दे दे तो भारत में किए थे, भारत में नहीं किए थे, बल्कि जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ किए थे? तो दक्षिणी अफ्रीका में किए थे 1894 में। अब आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा जाता है, फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है 1904 में किए थे। कहाँ? डरबन, दक्षिणी अफ्रीका में किए थे। तो अगर पूछ लिया जाता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की गई? तो 1904 में डरबन, दक्षिणी अफ्रीका में किया गया था। फिर जो है बंद हो गया था, लेकिन 27 फरवरी 2000 को इसको क्या कर दिया गया? पुनः खोल दिया गया। 27 फरवरी 2000 को इसको क्या कर दिया गया? पुनः खोल दिया गया। अब एक प्रश्न भी बनता है कि गांधी जी द्वारा जो है स्थापित प्रथम आश्रम था। दरअसल में इसके बाद गांधी जी कई जो है चूंकि सामाजिक कार्यों से भी जुड़ जाएंगे, चिकित्सा पद्धतियों से भी जुड़ जाएंगे, शिक्षा से जुड़ जाएंगे, तमाम आश्रमों की स्थापना इसके बाद करेंगे। लेकिन जो है फिनिक्स फार्म ही उनका क्या था? पहला स्थापित उनके द्वारा कोई भी आश्रम था। भारत में आएंगे तो फिर कई आश्रम का स्थापना होगी, जैसा बताया कि चिकित्सा से जुड़ जाएंगे, शिक्षा से जुड़ जाएंगे, तो तमाम जो है फर्मों की स्थापना की जाएगी। अब आते हैं वहाँ से जो है जैसे अपना विचार प्रसार करने के लिए, आज तो मान लीजिए तमाम सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। उस समय तो एक प्रिंट मीडिया के अलावा कुछ था नहीं, पेपर के माध्यम से, या तो रेडियो था, रेडियो सरकारी था, उसमें कोई माध्यम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पत्र और पत्रिकाएं या पुस्तक ही, किताबें लिखना ही एक महत्वपूर्ण संचार का साधन था। तो गांधी जी द्वारा वहाँ कौन सा पेपर शुरू किया गया? इंडियन ओपिनियन अखबार। इसको एकदम रटिए, भी परीक्षा में कई बार पीसीएस में आ चुका है। इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया गया कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अभी इनकी हम पत्र पत्रिकाओं की चर्चा करेंगे आगे, जैसे हिंद स्वराज है, यंग इंडिया, तो इसकी यहाँ चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में प्रकाशित हुआ, तो दक्षिणी अफ्रीका के बारे में ही जो है ये संवाद के लिए लिखा गया, तो वहीं की चर्चा है। तो इंडियन ओपिनियन अखबार कहाँ लिखा गया? दक्षिणी अफ्रीका में प्रकाशित होता था। अब देखिए किस किस भाषा में? गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था, हिंदी में, तमिल में, अंग्रेजी में। दक्षिणी अफ्रीका से कितने में? भारतीयों को जोड़ने के लिए। अंग्रेजी में तो सब जुड़ जाते, लेकिन जो वहाँ भारतीय रहते प्रवासी के रूप में, उनको भी जोड़ने के लिए क्या किया गया? एक गुजराती में, हिंदी में, तमिल में भी क्या किया गया? इसका प्रकाशन किया गया। अंग्रेजी में तो प्रकाशन इसका होता ही था।
तो महत्वपूर्ण पत्र है कौन, इंडियन ओपिनियन अखबार महत्वपूर्ण है, इसको जो है जानते रहिए। अब जो है एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न और पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ अपनाया गया, कहाँ आंदोलन किया गया, प्रथम सत्याग्रह कौन था, भारत में पूछेगा तो हम बता देंगे कि चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए चंपारण के साथ अगर विकल्प दे दिया जाए दक्षिणी अफ्रीका भी, अगर मान लीजिए बाई द वे विकल्प दिया जाए तो निश्चित रूप से उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का प्रश्न भी पूछा नहीं गया है। तो प्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ करते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। किस सन में, 1906 में। दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद से संबंधित क्या होगा, इससे जब सत्याग्रह किया जाएगा तो क्या होगा, तमाम कानून दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। 1906 में प्रथम सत्याग्रह जो किया जाता है, सत्य के लिए संघर्ष, जो सत्य पर आधारित हो, जिसमें हिंसा ना हो, वही क्या है, सत्याग्रह है। तो ये कहाँ किया जाएगा, इससे अंग्रेज कई कानूनों को जो है रद्द कर देंगे। यहाँ तक हमने, चूंकि वो मुकदमे की लड़ाई लड़ने गए थे लेकिन उनके साथ जो है रंगभेद हुआ, तमाम दक्षिणी अफ्रीका में देखें कि रंगभेद से जो है पूरा एरिया जो है परेशान है, या जो है उन रंगभेद के खिलाफ लोग जो है आवाज़ें उठा रहे हैं, या गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आप रुकिए और जो है रंगभेद को समाप्त करने में योगदान दीजिए, या रंगभेद समाप्त करवाए, तो गांधी जी रुक जाते हैं और इतना बड़ा संघर्ष चलता है। गए थे 2 साल 1 साल के लिए, लेकिन रुकना पड़ गया 21 वर्षों तक। तो अब जो है गांधी जी भारत वापस चले आते हैं। जब इतना काम कर लेंगे वहाँ तो क्या होगा, ये वापस चले आएंगे। वापस कब आएंगे, इसको देख लेते हैं। इनकी वापसी होगी 1915 में। अगर एक्यूरेट डेट की बात करें तो 9 जनवरी जो है 1915 को क्या होगा, गांधी जी भारत वापस चले आएंगे। इसीलिए जो है 9 जनवरी को जो है इन्हीं के सम्मान में क्या किया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। ये जानते रहिए कि प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इसे। आने के बाद क्या करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक, उन्हीं, चूँकि देखिए एक चीज़ यहाँ है और टेक्निकलिटी जान लीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले एक नेता हैं जो दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी से मिलने भी गए थे भारत से। तमाम जिस तरीके से अंग्रेज़ों की गतिविधियां चल रही थी, जिस तरीके से स्वराज की मांग चल रही थी, अंग्रेज ध्यान नहीं दे रहे थे। इन्हीं सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी से मिलने कहाँ गए थे, दक्षिणी अफ्रीका गए थे। फिर जो है जब वो आते हैं गांधी जी भारत में, तो इन्हीं को क्या करेंगे, इन्हीं दिशा निर्देशों में, गोपाल कृष्ण के दिशा निर्देश में ही पहले आएंगे तो पूरा अध्ययन करेंगे, पूरे वातावरण का कैसे अंग्रेज संचालित कर रहे हैं, कैसे कांग्रेस की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, पूरा साल 2 साल क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। नहीं देखिए जब आ जाएंगे 15 में, लेकिन कोई भी आंदोलन नहीं चलेगा, जाके चंपारण में सत्याग्रह चलेगा। किस सन में, 1917 में। अर्थात जो 1-2 साल का उनका क्या है, अध्ययन है पूरे भारत की परिस्थितियों का, किस तरीके से यहाँ उपनिवेश स्थापित करके अंग्रेज किस तरीके से शासन कर रहे हैं, क्या अधिकार नहीं दे रहे हैं, क्या कांग्रेस की गतिविधियाँ, पूरे का अध्ययन जो है करेंगे। फिर जो है गोपाल कृष्ण गोखले को क्या करेंगे, अपना राजनीतिक गुरु बनाएंगे। पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जानते रहिए। अगला, गांधी जी का राजनीति में प्रवेश के समय प्रथम विश्व युद्ध, जाहिर सी बात है प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 को चला, 15 में ही गांधी जी आते हैं। इसका मतलब है जब वह भारत में आए तो प्रथम विश्व युद्ध जो है चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो सरकार का पूर्ण सहयोग दिया, लोगों को जो है सेना में भर्ती होने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया। अर्थात सेना में क्या किया, अपने तरफ से क्या किया, विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिए, सहयोग किए। कारण उनका भी था कि हो सकता है इस बहाने जो है जो स्वशासन की मांग चल रही है, जो स्वराज की मांग चल रही है, उसकी तरफ अंग्रेज जो है सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। हालांकि इनकी सोच जो है गलत साबित हो जाती है, बाद में उस तरीके से अलग टाइप का आंदोलन चलेगा, लेकिन अभी हम यहाँ इनकी चर्चा नहीं करेंगे। तो जब सरकार का पूर्ण सहयोग करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसीलिए गांधी जी को लोग क्या कहने लगे, गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाने लगा। सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट किसको कहा जाने लगा, गांधी जी को, क्योंकि ये लोगों को जो है सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अब यहाँ तक की घटना ये हो गई। देखिए जो इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष है, पूरा गांधी जी के इर्द गिर्द भी घूमेगा, जिसको कहते हैं कि जैसे फिल्म में हीरो होता है
उसी की तरफ पूरी कहानी घूम घाम के आती है। चूँकि ये क्या थे, नेशनल हीरो थे गांधी जी भी मूवमेंट के, तो पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं घूम के इन्हीं तरफ आएगी। तो जितने भी आंदोलन होंगे, जितने भी मूवमेंट होंगे अहिंसात्मक रूप से, वो कहीं ना कहीं गांधी से ही जो है निकलेंगे। इसलिए विभिन्न आंदोलनों में इनका अध्ययन किया जाएगा। हम केवल एक स्पर्श कर रहे हैं कि गांधी जी का कहाँ योगदान था, किस तरीके से मूवमेंट चला, उसमें विशेष रूप से हम जाएंगे नहीं, क्योंकि मूवमेंट सबका अलग अलग हम अध्ययन बाद में करेंगे। तो गांधी जी द्वारा जो है अब प्रारंभिक आंदोलन आ जाता है। प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी द्वारा होगा जो विभिन्न समस्याओं को लेकर किया जाएगा। अभी जन आंदोलन नहीं होगा, देश की स्वतंत्रता की चर्चा भी बिल्कुल नहीं होगी। अभी जो समस्याएं हैं, जो आम लोग हैं, उनको क्या करेंगे, इस प्रकार के आंदोलन से, इस प्रकार के सत्याग्रह से गांधी जी लोगों को अपने से कनेक्ट करेंगे, अर्थात जो है देश की परिस्थिति को देखेंगे। कनेक्टिविटी, जैसे पीपुल टू पीपुल क्या होगा, कनेक्ट होंगे तो उनमें क्या होगी, राष्ट्रवाद जैसी भावना आएगी और एक नेतृत्व अच्छे से कर पाएंगे। अभी इसीलिए जो है क्षेत्रीय समस्याएं चल रही हैं। पहला कौन सा इसमें आता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में है चंपारण। इसमें क्या था कि जैसे मुख्य रूप से इसमें एक किसानों से संबंधित आंदोलन था। तो इसमें क्या था कि चूँकि जैसे नील की खेती से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित कैसे था कि अंग्रेज जो नीलहे थे, जो नील की खेती करवाते थे, तो क्या करते थे, खेती के पहले करार कर लेते थे कि 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। बाकी चाहे आप जो करिए, लेकिन 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य रहेगा। नील का ज़्यादा यूज जो है कपड़ों की रंगाई में होता था उस समय, या अन्य क्षेत्रों में भी होता था। तो जब यूरोप में क्या हुआ, अब नील के सब्स्टिट्यूट के रूप में केमिकल खोज लिया गया जर्मनी द्वारा विशेष रूप से। तो पूरे यूरोप में क्या किया गया, केमिकल का इस्तेमाल होने लगा। जैसे आज पिपरमेंट की स्थिति हम देखते हैं, पिपरमेंट क्या वनस्पतियों से मिल रहा, बहुत अच्छा रेट किसानों को मिल रहा था, लेकिन जैसे केमिकल बेस्ड की खोज हो गई, पिपरमेंट का रेट क्या हुआ, गिर गया। उसी तरीके से जब तक पौधे से, वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता था नील, तब तक तो किसानों को फायदा होता था। फिर लेकिन जब केमिकल की खोज हो गई तो पूरे रूप में केमिकल की मांग हो गई, इसका कोई डिमांड नहीं रह गया, तो किसान भी इससे हटना चाहते थे। लेकिन चूंकि एडवांस में वो करार कर लेते थे, पैसा दे देते थे, इसलिए जो है अंग्रेज इन पर दबाव बना के जो है किसानों से खेती कराना चाहते थे। एक कहानी जो है चंपारण की थी। फिर इसी में से एक किसान पूछता है भी प्रश्न, राजकुमार शुक्ल, एक किसान चंपारण के राजकुमार शुक्ल क्या करेंगे, लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में गांधी जी से मिलेंगे और इस समस्या से उनको जो है अवगत कराएंगे। किसान इस तरीके से किसानों को वहाँ परेशान कर रहे हैं। फिर गांधी जी जो है चंपारण आएंगे तो वहाँ का कमिश्नर कहेगा चले जाने के लिए, गांधी जी नहीं जाएंगे। फिर जब गांधी जी नहीं जाएंगे तो घूम घूम के सबका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा, कौन कौन किसान है, कितना कौन सा खेती करने के लिए किस पर दबाव बनाया जा रहा, पूरा उनका जो है डाटा जो है एकत्रित किया जाएगा। इसी को जो है एक और शब्द दे देते हैं, तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा इसी को कहा जाता है, इसको भी जानते रहिए, तिनकठिया प्रथा। तो इस तरीके से पूरा उनका जो है डाटा तैयार किया जाएगा। फिर जो है कमेटी गठित होगी और जो उनका करार रहेगा उसको जो है पैसा जिसका रहेगा उसको वापस करने के लिए कहा जाएगा और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। कमेटी बनती है जिसमें गांधी जी को भी एक जो है सदस्य रखा जाता है, सदस्य के रूप में गांधी जी भी रहेंगे। फिर जो है इस तरीके की करार खत्म हो जाएगा, जिसका जैसे पैसा रहेगा तो वापस हो जाएगा, बाकी खेती पे किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। इसमें जो है महात्मा गांधी के साथ हम अगर देखें पूछा जाता है, अभी तो महात्मा गांधी ये नहीं हुए, अभी महात्मा की उपाधि यहीं से इनको मिलेगी। जैसे इनके साथ कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, कौन कौन, राजेंद्र प्रसाद हो गए, मजरूल हक हो गए, मजरूल हक हो गए, जेबी कृपलानी भी इनके साथ थे, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, इतने लोग जो है इनके साथ थे, महात्मा गांधी के साथ थे। ये कहानी थोड़ा सा समझ गए होंगे। तिनकठिया प्रथा 3/20 भी पर जो है उनको खेती करना अनिवार्य था, किसानों को नीलहे खेती करवाना चाहते थे।
ये तो बता ही दिया। फिर राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर जो है महात्मा गांधी लखनऊ में राजकुमार शुक्ल मिलेंगे उनसे जो है, फिर महात्मा गांधी से निवेदन करेंगे, फिर वो आएंगे। साथ साथ इसमें कौन रहेगा, राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, मजरूल हक रहेंगे, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर, इतने लोग जो है इनके साथ रहेंगे। अब इसी आंदोलन जब ये सफलता इनको मिल जाएगी, ये समस्या हल हो जाएगी, तो रविंद्रनाथ टैगोर इनको जो है यहीं क्या करेंगे, महात्मा की उपाधि दे देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर उपाधि देंगे इनको। किसकी उपाधि देंगे, महात्मा की। तो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी इनका नाम हो जाएगा। महात्मा की उपाधि कौन दिए थे अगर पूछ लिया जाए, प्रश्न क्या होगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हो गया, किसकी बात हो गई, चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण बिहार में है, ये बता ही दिया, चंपारण सत्याग्रह। अब हम अगला आंदोलन इनके द्वारा चलाया देख लेते हैं कि कौन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था, ये 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब होता है, 1918 में आंदोलन होगा। आंदोलन का कारण क्या रहेगा कि एक कॉटन मिल की बात है, एक कॉटन मिल रहती है, तो उसमें क्या रहेगा कि प्लेग आ जाता है, तो प्लेग जब आ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। जब एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है तो जब प्लेग ख़त्म हो जाएगा तो जो मालिक रहेंगे क्या करेंगे कि सोचेंगे कि प्लेग बोनस हटा लूँ। लेकिन चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध की घटना हो गई है, 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मजदूर कहते हैं कि जो प्लेग के दौरान जो है बोनस दिया गया था, कितना दिया गया है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो है मजदूर जो है 35% बोनस की जो है मांग करते हैं। कितना, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा, 35% बोनस, 35% बोनस की मांग करेंगे। गांधी जी जाएंगे, गांधी जी भी समर्थन करेंगे कि सही बात है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है महंगाई बढ़ गई है, अतः मजदूरों को 35% जो है बोनस दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इसमें जो मालिक रहेंगे वो देना नहीं चाहेंगे, तो गांधी जी कहेंगे ट्रिब्यूनल गठित हो जाए, प्राधिकरण का एक गठन हो जाए, वो जैसे निर्णय लेगा वो मान लिया जाएगा। तो इसी में जो है एक अम्बालाल भी रहेंगे, अम्बालाल गांधी जी के मित्र रहेंगे, वो भी नहीं चाहेंगे कि ट्रिब्यूनल जो है गठित हो। बाद में इन्हीं की बहन जो है अनुसुईया, तो ये चाहेंगे अम्बालाल भी कि प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल का जो है गठन ना हो। लेकिन जो है गांधी जी के साथ इनकी बहन रहती है अम्बालाल की, ये गांधी जी के साथ रहती हैं, इनसे ये गांधी जी के मित्र होते हुए भी नहीं रहते हैं। बाद में जब ट्रिब्यूनल गठित हो जाएगा तो भी मान लेगा नहीं, जो है महंगाई बढ़ गई है, मजदूरों को 35% बोनस दिया जाना चाहिए, तो 35% बोनस जो है दे दिया जाएगा उनको। तो ये जो है आंदोलन उनके द्वारा था। तीसरा एक महत्वपूर्ण आंदोलन था खेड़ा का। कहाँ का आंदोलन था, खेड़ा, गुजरात के किसान का आंदोलन ये भी था, महत्वपूर्ण आंदोलन है ये भी। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि खेड़ा आंदोलन कहाँ था, ये गुजरात का था, खेड़ा जिले में गुजरात का आंदोलन था। इसमें क्या होता है कि जब शिकायत मिलती है कि जो है फसल, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, सूखा गया, फसल बर्बाद हो गई, उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार जो है लगान वसूल कर रही है उन किसानों से जिनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, कहाँ से दें। तो इसमें जो है गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी पहुँचते हैं। किसके साथ, विट्ठल भाई पटेल के साथ। ये रहते हैं सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गठित हुआ था, उसी के क्या थे, मेंबर थे। उन्हीं के साथ जो है पहुँचेंगे। फिर इसी में खेड़ा में कर ना दो, कर नहीं दो का आंदोलन भी चलाया जाता है, अर्थात कहा जाता है कर नहीं दो। जो किसान की फसल सूख गई है, जिनकी फसल बर्बाद हो गई, वो कर ना दें। तो इसी के अंतर्गत जो है चलाया गया था खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। बाद में जो है अंग्रेजी सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार ये आदेशित कर देगी कि जो किसान जो है न सक्षम हो, जिनकी फसल बर्बाद हो गई, नहीं देंगे, जो देने लायक किसान होंगे वही केवल लगान को देंगे। तो आंदोलन जो है क्या हो जाता है, यहीं समाप्त हो जाता है। इसी में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। वल्लभ, अभी सरदार की उपाधि इनको नहीं मिली, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। तो इतने नेता जो है इनके साथ थे, कहाँ, खेड़ा में। नाम भी पूछ लिया जाता है
कि कौन कहाँ था। अब इसमें का पता चले कि बता दीजिए चंपारण में, चंपारण वाले को जो है खेड़ा में, तो ऐसा नहीं चलेगा। एकदम जो है रटे रहिए कौन आंदोलन में कौन कौन किसके साथ था, ये भी जानते रहिए, सन जानते रहिए। अब इसमें देखिए चंपारण का आंदोलन, कौन आंदोलन, चंपारण का आंदोलन। हम आंदोलन से एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि चंपारण और खेड़ा, ये दो आंदोलन जो है किसानों से संबंधित थे। किससे? किसानों से। लेकिन जो है दूसरा जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये किससे? मजदूरों से संबंधित था। किससे संबंधित था? मजदूरों से संबंधित था। तो ये दो आंदोलन जो है किसानों से संबंधित था, ये जो है मजदूरों से संबंधित। ये गांधी जी के तीन प्रमुख जो है प्रमुख प्रारंभिक आंदोलन थे। अब इन्हीं तीनों आंदोलनों से होगा क्या कि जो भारतीय जनमानस रहेगा, भारतीय जनता रहेगी, पहली बार किसी व्यक्ति की इतनी निकटता स्थापित होगी, किसी को अपना नेता धीरे धीरे मानने लगेगी कि हाँ जो है आंदोलन हो रहा है, हम लोगों को जो है बातें सुनी जा रही हैं, जो हम लोगों की समस्याएं उनका निवारण किया जा रहा है। गांधी जी पहली बार जो इतना लोगों के नज़दीक जाते हैं और लोग जो है गांधी जी के नज़दीक आते हैं, तो गांधी जी को लोगों को समझने का मौका मिलता है। दूसरी चीज़, अब इसी में गांधी जी चूँकि छुआछूत हो गया, महिलाओं को जो है जिस प्रकार से सामाजिक तिरस्कार होता था उसको लेके हरिजनों को छुआछूत, इन सब में बहुत परेशान थे। तो उनको भी अब धीरे धीरे आभास होने लगेगा, चूंकि लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो उस तरीके का मूवमेंट भी आगे क्या होगा, उनके द्वारा चलाया जाएगा। तो हम अब देखते हैं इनके द्वारा जो है, चूंकि ये जहाँ जहाँ इनका कार्यविधि है वहाँ वहाँ हम स्पर्श करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इनका क्या क्या जो है योगदान है। अब आ जाता है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। जब इतना आंदोलन होगा, अभी मत सोचिए कि रौलट एक्ट की बात क्यों नहीं, जलियांवाला बाग की, उसकी बात यहाँ बिल्कुल नहीं होगी, नहीं तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। केवल हम मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग कहाँ क्या है वो इतिहास में पढ़ेंगे विधिवत। यहाँ भी हम केवल खिलाफत और असहयोग आंदोलन की केवल थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसको हम चूँकि एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था, खलीफा से खिलाफत बना है। चूँकि देखिए खिलाफत आंदोलन जो था हमारे देश का बिल्कुल मैटर नहीं था, ये तुर्की का मैटर था। चूँकि जो इस्लामी जगत का खलीफा था, ब्रिटेन जो है तुर्की को जीतकर अपमानजनक सेवर्स की संधि की थी, तो उस संधि से जो है यहाँ के मुस्लिम आहत थे। लेकिन भारत छोड़ कहीं आंदोलन मुस्लिम जगत में कहीं चला नहीं उसका, केवल यही खिलाफत आंदोलन चला था। राजनीति में पहली बार धर्म को घुसेड़ा गया था, यहीं से शुरुआत होती है। इसकी चर्चा हम खिलाफत में जो है करेंगे, क्या परिस्थितियाँ थी कि जो गांधी जी थे एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हम कह सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन में या असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए, चूँकि दोनों आंदोलन कनेक्टेड हैं, 1920 से 24 का चलेगा खिलाफत, अब 20 से 22 चलेगा असहयोग आंदोलन। दोनों आंदोलनों के निर्विवाद नेता कौन रहेंगे? महात्मा गांधी। चूँकि खिलाफत आंदोलन तो अली बंद करेंगे, लेकिन बागडोर इनको दे देंगे कि आप चलाइए, आप नेतृत्व करें। दोनों आंदोलनों के नेता यही रहेंगे। महात्मा गांधी का उद्देश्य रहेगा चूँकि मुस्लिमों का साथ लेने के लिए कि खिलाफत आंदोलन भी चलाया जाएगा। इसकी चर्चा हम वहाँ जो है बाद में करेंगे। बाद में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होगा, जिससे जो है 12 मार्च को आंदोलन जो है 1922 को वापस ले लिया जाएगा। इसकी डिटेल में चर्चा आगे होगी। अगला हम आते हैं कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कर्नाटक बेलगांव में। हालांकि जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उसमें भी उनको अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवा दिया था। तो पूरे जीवन काल में जो है एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे, बेलगांव कर्नाटक 1924 में। ये जानते रहिए, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अब यहाँ से हम जैसे अब इसके बाद इतिहास में अगर हम देखें तो क्या आ जाता है, इसके बाद साइमन कमीशन आएगा भारत में। 3 फरवरी 27 में नियुक्ति होगी, 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत आएगा। तो साइमन कमीशन का विरोध होगा, कारण कोई उसमें भारतीय सदस्य नहीं रहेगा।
लॉर्ड बर्केनहेड जो है भारतीयों को चैलेंज देगा कि एक संविधान बनाए जिस पर सभी दल सहमत हो तो निश्चित ब्रिटिश सरकार जो है इस पर विचार करेगी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जिसके नेहरू रिपोर्ट आएगी, जिसके खिलाफ जिन्ना की 14 सूत्री मांग रखी जाएगी। ये कहानी इतिहास के आगे बताई जाएगी, यहाँ इसकी चर्चा अप्रासंगिक है। तो अगला इनका आंदोलन आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, चूंकि असहयोग आंदोलन में जो है जो ब्रिटिश सरकार थी, यही देश का पहला जन आंदोलन भी है। असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन है भारत का, और इसी में जो है 1 वर्ष में आज़ादी गांधी जी का नारा था और उन्होंने अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा था। तो इस तरीके की बात उसमें बताई जाएगी। यही जो है सब कांग्रेस के जो अन्य मेंबर थे अवज्ञा आंदोलन चलाने का कर रहे थे प्रयास, लेकिन चूंकि चौरी चौरा कांड हो गया इसीलिए इसको चलाने में हमको जो है 7-8 साल का और अंतर हो गया, नहीं चला पाए, नहीं तो पहले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता। तो 1930 में आंदोलन चला था जिसमें जो है गांधी जी क्या करेंगे, दांडी मार्च करेंगे, अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी में एक मुट्ठीनुमा लेके कानून को तोड़ेंगे। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या करेंगे, एक वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। चूंकि इतना तथ्य है कि यहाँ जो अगर चर्चा करने लगेंगे तो इसमें का उसमें, उसमें का उसमें हो जाएगा, कोई बात क्लियर समझ में नहीं आएगी। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो जाएगा तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, गांधी जी को इस आंदोलन को चलाएंगे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बाद में छोड़ा जाएगा। तो इसी में 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा। गांधी और इरविन समझौता, जिसमें गांधी जी विभिन्न मांगों को रखेंगे। गांधी इरविन समझौता या इसी को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसी में गांधी जी के ऊपर यह ब्लेम भी लगता है कि जो 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें सरदार भगत सिंह लोग थे, तो इसमें मुद्दा नहीं उठाए थे। लेकिन गांधी जी, ये गलत है, जो नए इतिहास से रिसर्च है उसमें मुद्दा एकदम क्लियर हो गया था कि इरविन के सामने गांधी जी ने मुद्दा उठाया था, लेकिन लॉर्ड इरविन ने ये कहा था कि अगर मैं अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करूंगा तो इनकी सजा को केवल 30 दिन या 1 महीने के लिए टाल सकता हूं, बस इसीलिए वो समझौता वहां भी नहीं हो पाया। बाद में कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए जाते हैं कराची में, इसकी चर्चा वहीं होगी उपयुक्त स्थान पर। तो 5 मार्च को इसका जो समझौता हो जाता है। फिर इसी समझौते के बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें जो है गांधी जी है SS राजपूताना जहाज से लंदन जाएंगे और जो है वहाँ SS राजपूताना जहाज से, पानी का जहाज है, इससे जो है लंदन जाएंगे, वहाँ जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। कांग्रेस न पहले गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुई है न तीसरे में, केवल दूसरे में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि जो है गए हैं। गोलमेज सम्मेलनों का वीडियो अलग से रहेगा। अब हम आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध हम जैसा जानते हैं कि 1903 सितंबर 1939 से शुरू होगा। गांधी जी पूर्णतः असहयोग अंग्रेजों का करेंगे। इसी असहयोग को प्रदर्शित करने के लिए कुछ क्षेत्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें सत्याग्रहियों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें पहले सत्याग्रही जो है आचार्य विनोबा भावे रहेंगे। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही रहेंगे। दूसरे सत्याग्रही जो है पंडित नेहरू रहेंगे, दूसरे सत्याग्रही। ते जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलेगा, 8 अगस्त 1940 से चलेगा। अब आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण वीडियो अलग से रहेगा। इसमें क्या होगा, गांधी जी क्या करेंगे, 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस से क्या करेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करवाएंगे। इसी में गांधी जी नारा देंगे डू और डाई, डू और डाई, अर्थात जो है करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा। प्रसिद्ध है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, किस मूवमेंट में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसकी घटना क्या रही, इसकी आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही, महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में भारत छोड़ो आंदोलन से एक प्रश्न पूछा जाता है
और देश की स्वाधीनता के लिए किए गए अंतिम महान प्रयास भी यही क्या था, आंदोलन था। इसके बाद हम जानते हैं तमाम प्रकार का योजना आएंगे, माउंटबेटन योजना आएगा, इस तरीके से देश क्या होगा, सो कैबिनेट मिशन आएगा, माउंटबेटन योजना, तमाम प्रकार की योजना आएंगी जिससे जो 1947 में देश स्वतंत्र होगा, वो आगे है। तो तमाम संघर्षों के बाद क्या हो जाएगा, देश 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, स्वतंत्र हो जाएगा। मृत्यु जैसा हम जानते हैं गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। इसको जानते हैं, नाथूराम गोडसे दिल्ली में प्रार्थना सभा में गोली मार दी थी, इनकी मृत्यु हो जाती है ना। वहाँ अब इस पर हम वाद विवाद नहीं करेंगे कि नाथूराम गोडसे आरएसएस से संघ परिवार किससे क्या था, वो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इनकी जो है इसमें मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। अब देखिए कुछ कथन हैं, जैसे माउंटबेटन इनको क्या कहा है गांधी जी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी है, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे विचारक थे, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति तत्कालीन समय में थे जो किसी मुद्दे पे पहले पीछे नहीं हटे, सभी मुद्दों को देखते रहे, चाहे जो है नोआखोली में दंगों को समाप्त करने की दिशा में इनके द्वारा उठाया कदम है, विभाजन में जो है किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो कि अपने ही दो शिष्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर विभाजन को भी स्वीकार कर लिए। तो इन्हीं सब कार्यविधियों से जो है इनको जो है क्या कहा गया, वन मैन बाउंड्री फोर्स की दर्जा दी गई। फिर एक हम अगर वैज्ञानिक का नाम बहुत जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन का, E=mc² के जन्मदाता या देने वाले। इनका क्या कहना था, आने वाली पीढ़ियों को शायद ही विश्वास हो, क्या कथन था, आने वाली पीढ़ियों को शायद ही विश्वास हो कि हाड़ मांस से निर्मित ऐसा भी व्यक्ति इस दुनिया में था। महत्वपूर्ण कथन है, TGT 2009 या 2010 उत्तर प्रदेश TGT में पूछा जा चुका है। किसका कथन, अल्बर्ट आइंस्टीन का। कौन सा कथन, अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन, आने वाली पीढ़ियों को शायद ही विश्वास हो कि हाड़ मांस से निर्मित ऐसा भी व्यक्ति संसार में था। तो इनका कुछ दार्शनिक और सामाजिक उपलब्धियां हैं, हम उसको जो है आगे देखते हैं कि क्या इनकी सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियां हैं। गांधी जी के बारे में कौन पत्र पत्रिकाएं, इसको भी हम देख लेते हैं, परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न आता है।